बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोक, जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफोन। जनाब, PSL के जो मैचेस हैं वो शुरू होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए पहले ऑक्शन जो है वो हो चुकी है। लेकिन उससे पहले कि PSL के मैचेस की तरफ जाएं, हम वर्ल्ड कप के मैचेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसमें सनसनीखेज मैचेस चल रहे हैं। किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं लेकिन वो उस तरह से पूरा नहीं उतर पा रहा है। आज भी 3 मैचेस हैं। श्रीलंका में खेले गए मैच में श्रीलंकन टीम ने ओमान को 105 रन के भारी मार्जिन से, बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और फतह अपने नाम की। जबकि गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान वाला मैच वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी, जिसमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने थे और हाई वोल्टेज ये मैच हुआ और एक नई तारीख रकम हुई। और फिर सोशल मीडिया जो है वो इस तरह के मैच पर कहाँ पीछे रहता है। खूब दिलचस्प तबसरे जो हैं वो वहाँ पर हमें देखने में मिले। लेकिन बहरहाल ये मैच जो है वो अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया। लेकिन इस वक्त भी इंटरेस्टिंग मैचेस जो हैं वो चल रहे हैं। अगर हम श्रीलंका और ओमान के मैच की बात करें तो श्रीलंका ने ओमान को शिकस्त दी है और श्रीलंका के ओपनर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फिर उनका जो मिडिल ऑर्डर आता है उन्होंने मैच वन साइडेड बिल्कुल कर रख दिया। अच्छा, कल वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का भी मैच हुआ और इंग्लैंड से ज़ाहिर है काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन इंग्लैंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? अब इंग्लैंड को शिकस्त हुई है, दूसरी टीमों के लिए ख़तरा वेस्ट इंडीज़ बनती जा रही है। मुंबई में खेले गए ग्रुप सी के मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और फिर वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग की दावत दी। शुरू में हमने देखा कि इंग्लिश टीम ने वेस्ट इंडीज़ की एक भी चलने नहीं दी और थोड़ी सी ग्रिप जो है वो मैच पर बनाए रखी, लेकिन रदरफोर्ड जो हैं उन्होंने आकर सारे मैच का पांसा ही पलट दिया और उनके जो 76 रन थे, नॉट आउट उनकी इनिंग्स थी, उन्होंने ये मैच जो है वो इंग्लिश टीम से छीन लिया। इस मैच पर भी बात करेंगे, PSL ऑक्शन पर भी बात करेंगे। कल जो ऑक्शन हुई उसमें सबसे जो महंगे प्लेयर साबित हुए वो पाकिस्तान के नसीम शाह थे और उनकी जो वर्थ, उनकी जो कीमत लगी वो 8.65 करोड़ रही। इसके अलावा भी बहुत कल बोलियां लगी, महंगे प्लेयर्स को ख़रीदा गया, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर PSL। नसीम शाह के अलावा अगर हम बात करें फ़खर जमान की 7.94 करोड़, जिनको लाहौर ने रिटेन कर लिया और लाहौर हमें थोड़ी सी इसमें नज़र आई कि भाई अपने प्लेयर्स को किसी न किसी तरह से वापस ले। हारिस रऊफ़ को भी उन्होंने वापस लिया 7.6 करोड़ में। इसके अलावा रावलपिंडी की टीम जिसमें नसीम शाह को सबसे महंगा खरीदा और उसी टीम ने मिचेल डेरिल को 8.05 करोड़ में ही खरीदा। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको भी खरीदा जाएगा। बहुत सारे प्लेयर्स की बोलियां लगी, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बिके और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन से कम, और किसी का तो शायद नाम नहीं आया, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही टूट गई। अच्छा जी, इन सारे मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वे फ्रॉम लाहौर साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस। आप दोनों को वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अजहर भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। अजहर भाई मुझे बताएं कैसा रहा ये ऑक्शन का सेशन, ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेशावर ज़ल्मी के साथ इसमें शिरकत करने का? नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डेफिनेटली हमारी थोड़ी सी हिकमत अमली जो है ना दूसरे लोगों की बनिस्बत थोड़ा सा हमने होल्ड किया चीज़ों को और हमने देखा कि किस तरफ जा रही है, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव बिट्स हुई अर्ली ऑन। जैसे आपने बात की फ़खर ज़मान की, तो फ़खर ज़मान को हम लेना चाह रहे थे, लेकिन हमने काफ़ी हद तक उनके लिए बिट की, लेकिन लाहौर ने उनको किसी सूरत नहीं छोड़ना था, उसका हमें एहसास हो गया। क्योंकि इस ऑक्शन में ये है कि आपके पास 1.6 मिलियन है और हम ऑलरेडी 5 प्लेयर ऐसे ले चुके थे जो एक्सपेंसिव प्लेयर थे, जिसमें बाबर थे, अरन हार्डी थे, जो हमने ऑलरेडी साइन किए थे। तो जब हम जिस वक्त हम ऑक्शन में गए तो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि हमने थोड़ा सा होल्ड किया और हमें यह था कि जो प्लेयर्स आ रहे थे उन अगर वो अनसोल्ड जाते हैं, अगर उनके लिए कोई बिड करता है जो हमारा प्लेयर है जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, तो देन हम उसके लिए बिड करेंगे, वरना हम उनको सेकंड राउंड में उठा सकते हैं। उसमें यह था कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी प्राइस जो है वो नीचे नहीं आई और कुछ लोग ऐसे थे कि उनकी प्राइस एक कैटेगरी नीचे आ गई। तो हमें वो प्लेयर जो है जो फॉर एग्जांपल 4 करोड़ 20 लाख उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी, जैसे विंस की मैं बात करूं, बेस प्राइस, तो विंस की बेस प्राइस जो थी वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए थी और हमें वो विंस मिले हैं सेकंड राउंड में 3 करोड़ में। तो वो थोड़ी अमली हमारी ऐसी थी कि हमने चीज़ों को थोड़ा होल्ड किया और हमें
श्रीलंका के जो बैटर हैं मेंडेस, कुसाल मेंडेस, वो हमें विकेट कीपर चाहिए था, तो वो हमने टारगेट किया हुआ था, वो भी हमें ठीक रीजनेबल प्राइस में मिले। ठीक है, एक हमसे जो है कल की मैं ऑक्शन में सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमसे एक प्लेयर मिस हुआ, वो चेकमैन थे जो जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, लेकिन हम एक और प्लेयर हैं काठमांडू मेंडेस जो है श्रीलंका के, उनको हमने टारगेट किया हुआ था, लेकिन वो बाद में हमें पता चला कि उन्होंने अपना नाम निकाल लिया, तो उस वजह से हम अगर देखें तो हमें थोड़ी सी वहां पे हुई। उसके अलावा ओवरऑल जो हम जिस तरीके से हम बिड करना चाह रहे थे, जिस तरीके से हम चीजें करना चाह रहे थे, वो हो गई और हमने 17 आप सेटिस्फाइड हैं अजहर भाई? आपकी पूरी जो मैनेजमेंट है, जो टीम आपने पिक की है, उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं कि भाई ठीक है, हमने जो सोचा था ऑलमोस्ट वैसा ही हमें ये सारे प्लेयर्स मिल गए? या 90% वही प्लेयर्स मिल गए हैं, और अभी भी हमारे पास जो है ना कि 5 करोड़ है, हमें एक जो है एक फास्ट बॉलर हमें लेना है, उसको हमने देखना है, क्योंकि हम जिस फास्ट बॉलर के पास जा रहे थे उसकी हमें रिपोर्ट ये मिली थी कि वो इंजर्ड थे, तो इसलिए हमने उनको अभी इस वक्त नहीं लिया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अभी भी है कि हम उनको ले सकते हैं। या आप किनकी बात कर रहे हैं, जरा बताएं ना, किसको आप लेना चाह रहे हैं? अल्जारी जोसेफ को लेना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी रिहैब बाहर आए हैं, तो उनको हम लेना चाह रहे थे, वो अभी अवेलेबल होंगे, तो हम उनकी जरा फिटनेस के ऊपर देख रहे हैं, अगर वो उनकी फिटनेस ठीक होती है तो उनको ले लेंगे, वरना उसकी जगह कोई किसी और प्लेयर को देखेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, ओवरऑल अजहर भाई हम देखें बाकी टीम्स को, तो आपको पर्सनली कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है? आपको लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी पिक्स की हैं? देखें, मैं तो कहूँगा कि हमारी टीम, देखें हर टीम की ज़रूरत है, किस तरह से जा रहे हैं। अगर आप देखें, मेरा मानना ये है कि ऑन पेपर जो है ना हमारे पास इतना नाम नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हमें वो प्लेयर चाहिए जिससे हम अब काम ले सकें और जो इस कंडीशन में बेहतर हो। अब देखें, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम थी जो जिसमें जेसन गिलेस्पी कोच हैं, उन्होंने ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन लड़के सेलेक्ट किए हैं। अगर इस्लामाबाद को देखें तो उनके पास जो कोच थे वो न्यूजीलैंड के थे, तो उनमें काफ़ी सारे लड़के न्यूजीलैंड से सेलेक्ट हुए। तो हर कोच की एक अपनी होती है, जिसने उसके साथ काम किया होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता होता है। लेकिन हमने जो, अगर आप ओवरऑल देखें तो जो हमने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं उनका एक्सपीरियंस जो है एशियन कंडीशन में और इन कंडीशन में ज़्यादा था, उसको मद्देनज़र रख के हमने अपनी टीम को बनाया है। जिसमें देखें श्रीलंकन का प्लेयर है, वो स्पिन को भी खेल लेते हैं, और अभी हमने रिसेंटली एक साल में देखा है जिस तरह की पाकिस्तान की पिचेस बन रही हैं, वहाँ पे बॉल स्पिन और ग्रिप होता है, तो वो प्लेयरों को नज़र रखा है जो स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑल द वेरी बेस्ट। आप पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं और उस टीम को आगे लेकर जाएंगे। ओवैस, आपका इस सारे पर क्या टेक है जो कल ऑक्शन हुई और नसीम शाह जो हैं वो सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए कल? देखिए, एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमने एक स्टेप लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, 11वां एडिशन है, बहुत से लोग चाहते थे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, 3 टीम्स भी नहीं ऐड हुई, ऑक्शन की तरफ हम गए। अब स्टिल फील के ऑक्शन शायद जिस तरीके से चलना चाहिए था उसमें कुछ खामियां जरूर होती, क्योंकि एज टाइम पासेस ऑन आप उस चीज़ से लर्न करते हैं। अब बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं मिस जरूर हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो टीम्स वहाँ पर बैठी हैं, थिंक टैंक्स बैठे हैं, उनको हमसे बेहतर पता है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए। अजहर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ज़्यादातर जो टीम्स गलती क्या कर जाती हैं कि वो बड़े नामों की तरफ जाती हैं, वो ये नहीं देखती कि इन विकेट्स पे कौन सा प्लेयर और कौन सा कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इस पे बड़ा टेक्निकली आपको जाना चाहिए, जो कि काफ़ी टीमों ने बहुत ज़बरदस्त इस पे काम किया है। मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अजहर भाई कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ने इतना पैसा लेके कहाँ जाना है, लेकिन जो आपने स्मार्ट प्ले किया कि आखिर तक रोक के रखा है, वो नज़र आया कि कॉम्बिनेशन पे कैसे काम किया है। हमें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, मेरी मतलब घर से भी मुझे मैसेज आ रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे कि आपने इसको छोड़ दिया, ये क्या कर रहे हैं। तो हमारा यही था कि हम जिस वक्त सेकंड उसमें जाएंगे, अगर हम जिन प्लेयरों को चाह रहे हैं उनके ऊपर अगर हमें बैट भी करनी पड़ी, बैट वॉर भी हुई, तो हमारे पास एटलीस्ट इतने पैसे तो होंगे कि हम उन प्लेयर्स को ले सकते हैं। तो ये हमारा प्लान था। उसके बाद जो है आपने देखा कि लास्ट राउंड में जिस वक्त वो प्लेयर वापस आए हैं, तो हमने कैसे रैपिड फायर करके वो चार प्लेयर जो हमने उसी वक्त लिए हैं, और हमारी नज़र उन्हीं पे थी। तो वो उसके बाद तो हमारे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सका। एक आधी बिट हुई है ऊपर हमारे साथ, लेकिन उसके साथ जो है ना हमारी जो प्लानिंग थी उस लिहाज से, अब मुझे नहीं पता, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा और ना मैंने कल देखा है सोशल मीडिया। मेरे ख्याल से अभी आप थोड़ा सा ना ही देखें सोशल मीडिया, वो वहाँ पर जो मीम्स चल रही हैं और वो जो चीज़ें चल रही हैं उनसे आप थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कुछ प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ प्लेयर भी मैंने बहुत चीज़ें बर्दाश्त की हैं, एज अ पाकिस्तान का कोच आप होते हैं तो ये चीज़ तो है। और ये वो ही लोग हैं
ये वही लोग हैं, ये वही मीम्स बनाते हैं जिनके पास मेरा ख्याल 100 फॉलोवर भी नहीं होंगे, 20 ऐसे ही लोग हैं जिनके वो उनकी अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो ऐसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Exactly. एंड ऑफ द डे अजहर भाई एक्सपर्ट्स आप लोग हैं, आप लोग बेहतर तौर पर बता सकते हैं। उनसे चार क्रिकेट के सवाल करें तो शायद वो उसका जवाब भी नहीं दे सके होंगे, लेकिन अपनी अपनी जगह हर कोई एक्सपर्ट है और अपने अंदाज में वो तनकीद भी कर रहा होता है और मीम्स भी बना रहा होता है। खैर मीम्स को आप एंजॉय किया करें, देख लिया करें, चले ये भी वैसे अच्छा तरीका है। अच्छा दैट्स देयर राइट एक्चुअली, दैट्स देयर राइट, वो सब राइट है ये। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कुछ प्लेयर्स को देखकर बड़ा अच्छा लगा। समीर मिन्हास हैं, वो पहली दफ़ा पीएसएल में आ रहे हैं और अच्छी ठीक उनकी बोली लग गई 1.9 करोड़ की और इस्लामाबाद ने उनको ख़रीदा है। कैसे देख रहे हैं आप नए प्लेयर्स को आने का? ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। पिछले 10 साल से भी हम देख रहे हैं कि नए नए प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने ग्रूम किया है पीएसएल से, हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिले। लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं, हमने सुभान को लिया, अब्दुल सुभान को लिया हमने, उसके बाद अली रजा थे, समीर की आपने बात की, तो ये अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेल चुके हैं। तो इनको ये एक अनदर स्टेप है कि ड्रेसिंग रूम जो शेयर करना है, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ शेयर करना है, उनसे उनको सीखने का मौका मिलेगा। और जाहिर सी बात है ये प्लेयर पाकिस्तान का फ्यूचर है। जितने भी अंडर 19 के प्लेयर्स थे, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स थे, काफ़ी अच्छी टीम थी हमारी अंडर 19 की। गो कि हम अंडर 19 में इतना अच्छा फाइनल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन टीम आपकी बेहतर थी। इन लड़कों को आपने बैक करना है। होता क्या है पाकिस्तान में, जब अंडर 19 की टीम बनती है और उसके बाद नेशनल टीम तक ना वो प्लेयर बीच में गायब हो जाते हैं। तो अभी एक क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी बात की कि शाहीन के जो टूर्नामेंट, शाहीन के जो टूर्स करना शुरू कर दिए, उसमें ये है कि 19 से जो 23 एज है उसमें आपका प्लेयर घूमेगा नहीं। पहले ये होता था कि जिस वक्त हम खेलते थे, आई थिंक 95 में जब मैं पहली दफ़ा अंडर 19 खेला, तो उसके बाद हम जो 10 के 11 लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, उसके बाद से हमने देखा कि वो अंडर 19 से जो पाकिस्तान टीम तक का सफ़र है, वो उसमें से एक लड़का, 2 लड़के या 3 लड़के ही करते थे। इंडिया को अगर आप देखें, जो अंडर 19 से उनके आगे का सफर है, वो वही लड़के होते हैं जो अंडर 19 खेले होते हैं। Exactly. तो आई थिंक ये बड़ा खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है कि वो क्वालिटी कोचेस के साथ, और पीएसएल का मेरे ख्याल से मकसद भी यही है कि आप यंगस्टर्स को आगे लेकर आएं और फिर ज़ाहिर उनकी नेशनल टीम में उनके लिए रास्ता जो है, राहें हमवार हो जाएं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जाने से पहले ओवैस मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अजहर भाई तो इस वक्त हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम को ही बेहतर कहूँगा। आपको सारे कल पिक्स हुई हैं, कौन सी टीम आपको लग रहा है कि इनका जो इन्होंने जो पिक्स किए हैं ये सबसे तगड़ी हैं? आप चाह रही हैं कि अजहर भाई के कुट्टे पकड़ गए हैं ना कि मैं नहीं, आप अपना ओपिनियन दें। अगर आप ऑन पेपर टीम देखेंगे बड़े बड़े नाम होंगे, मतलब आप कराची को देखें, हर लिहाज से मैं चाह रही हूँ वैस अनबायस्ड होकर एनालाइज करके बताएं। देखिए, मैंने अभी तक डीपली अभी तक कोई स्क्वाड को पढ़ा नहीं है, क्योंकि कल रात को काफ़ी देर तक ये चलती रही है, तो डेफिनेटली उसको देखा नहीं। लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब आप पूल ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, मुझे पता है कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का इस दफ़ा विंडो ज़्यादा खुली है। आप सियालकोट में देख लें, कुछ ज़्यादा इंटरनेशनल जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, स्मिथ बहुत बड़ी एक साइनिंग है, उनको साइन किया गया। लेबुशेन पे लोग बात करते हैं कि जो T20 मटेरियल नहीं है उसको किस लिए स्क्वाड में लेके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ये है कि वो किसी भी चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी पाकिस्तान सुपर लीग की वो ये था कि जो आपने ट्रस्ट फैक्टर खास करके अपने जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जैसे ज़ल्मी की बात करूँ, ये नहीं कि अजहर भाई मेरे साथ हैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी अजहर भाई कि जो आप लोगों का अपना रॉ टैलेंट है, जो आपने टैलेंट हंट से निकाला है, उस लड़के को मौका दिया है। क्योंकि जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, जब उनको चीज़ें पता लगती हैं, जब वो अपना एक माइंडसेट इंटरनेशनल लेवल्स पे लेके जाते हैं, फिर डेफिनेटली ब्रेड एंड बटर होता है। वो एक उसको हौसला देता है कि यार हाँ, मैं आगे भी परसू कर सकता हूँ कैरियर को। एक बड़ी अच्छी बात अजहर भाई ने की, जब आप पाकिस्तान अंडर 19 की बात करते हैं ना, सबसे बड़ा एक इशू क्या है, पाकिस्तान और पाकिस्तान अंडर 19 में इतना बड़ा दलदल है कि लड़का नजर ही नहीं आता। अंडर 19 खेलता है, वो एकदम गायब हो जाता है, ना वो फिटनेस पे काम करता है, ना उसका वो परफॉर्मेंस रहती है। उसको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी बात है कि आपने पाकिस्तान शाहीन्स के रेगुलर बेसिस पे अब टूर किए ताकि वो लड़के ग्रूम हो। एक और मसला क्या होता है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अजहर भाई शायद इस पे एग्री भी करेंगे क्योंकि खुद भी काम करते हैं इन पे, हमारे यंगस्टर्स कहते हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 खेल के या अंडर 17 हम सीधी छलांग मारें पाकिस्तान नेशनल टीम में या पाकिस्तान सुपर लीग में। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग एक आपके पास स्टेज है, प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दुनिया को आप शोकेस करते हो, लेकिन जो तरीकाकार है वहां से एटलीस्ट आपको साल दो अपने आप को रगड़ा देना है डोमेस्टिक के अंदर। जब आप उस चीज से निकल के वो आप निकलोगे, देखो आपको फ्लरिश करेगा। बिल्कुल सही है। हम मुझे ब्रेक की तरफ जाना, टीम आपने फिर भी नहीं बताई है, लेकिन ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं कहेंगे, मैं ब्रेक में जरूर वैसे पूछ लूंगी इनकी फेवरेट टीम कौन सी है अभी तक जो पिक्स हुई है। हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस जारी हैं। आज भी 3 मैचेस जो हैं वो खेले जाने हैं, जिनमें से एक मैच तो इस वक्त जारी है और जो सुबह मैच खेला गया श्रीलंका और ओमान के दरमियान, उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। अजहर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी। श्रीलंका ने बिल्कुल ही वन साइडेड मैच को जिस तरह से लेकर गया और बताया कि हम क्या टीम है और हमारे सामने कोई भी हो तो हम 225 अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर, 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए और टारगेट इतना बड़ा 226 का दिया। कैसे देख रहे हैं आप श्रीलंका की ओवरऑल इनिंग्स को? आई थिंक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और जाहिर सी बात है जब आप छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो देन ऐसी परफॉर्मेंस होना और अपनी अथॉरिटी शो करना कि हम इंटरनेशनल टीम है और हम इस वजह से यहाँ पे इतने अरसे से मौजूद हैं। आई थिंक दे बैटेड रियली वेल, मतलब 225 उन्होंने किया अर्ली ऑन, उनकी विकेटें गिरी। उसके बाद कुसाल मेंडिस जल्मी के जो प्लेयर हैं आई थिंक उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद शानिका जो है वो जो उनके कैप्टन भी है, जो लाहौर कलंदर के पास है, तो इसमें PSL के काफी सारे प्लेयर हैं जिन्होंने आज परफॉर्मेंस की। तो आई थिंक ये बड़ी अजहर भाई बहुत खुश हो रहे हैं। आज का मैच तो आपने बड़े गौर से बैठ के देखा होगा। ये हैं हमारे प्लेयर्स जो शाइन कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। नहीं, वो पूरे PSL के प्लेयर्स हैं जो हैं। जाहिर सी बात है काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, जो पार्ट होंगे इसका PSL का आने वाले वक्त में। तो आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की और उनके पास जो है अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, पता है उनको कि कैसा पिच बिहेव करेगा और कैसे अपोजिशन के खिलाफ खेलना है। तो आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। और वैसे आपको कैसी लगी ये सारे ओवरऑल? हम देखें तो जो पहले 2 ओपनर्स हैं वो उस तरह से नहीं परफॉर्म करके जा सके, लेकिन फिर जो आने वाले हैं मिडिल ऑर्डर है और उन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त। एक चीज़ ओमान की अगर मैं बात करूं, खास करके बहुत कम टाइम के अंदर, क्योंकि वहाँ पर D20 या D10 के नाम से उनका एक टूर्नामेंट होता है, उसने इन प्लेयर्स को बहुत ग्रूम किया। ओमान को अगर आप देखें तो उन्होंने इससे पहले भी जो टूर्नामेंट खेला शायद अंडर 20 जो 23 का था, जिसमें पाकिस्तान अभी चैंपियन भी बना था, राइजिंग स्टार्स की बात करूं, उसमें भी उनके लड़कों की अच्छी परफॉर्मेंस थी। खास करके बॉलर्स की बात करें, T10 के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूं T20 टूर्नामेंट की, लेकिन उनको ग्रूम बहुत किया D10 D20 ने। वहां पर जो एक टूर्नामेंट मैं इसलिए कह रही हूं T10 के बारे में कहा जाता है इन्होंने प्लेयर्स को खराब कर दिया। नहीं, मुझे सिर्फ ये कि एटलीस्ट उनको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है इस चीज़ का, जो उनके प्लेयर्स की बात करें जहां पर ओमान में। उसके अलावा इनकी बैटिंग की बात करें तो ओमान में डेप्थ जरूर है, लेकिन वही बात होती है नॉन डेस्टिनेशन की, जब तक आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के बड़े मैचेस नहीं खेलोगे तो आप स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आएंगे। श्रीलंका की अच्छी चीज़ ये थी कि आज उनके मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। इससे पहले भी अगर आप एशिया कप में जाओ, उनका निस्सांका जो उनसा वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो उनका जब मिडल ऑर्डर की बात आती है, जहाँ पर शानका हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, वन ऑफ दी बेस्ट अपना कैप्टन उनके पास हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो आज 50 किया, उसके अलावा अगर आप बात करें रत्नायके की बात करें, मेंडिस की बात करें, ये 3 सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्हें स्कोर करके इनको दिया और बड़ा जबरदस्त आज इनको एक तो रिकॉर्ड ब्रेक भी है, जितने स्कोर से वो जीते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। उनको नेट रन रेट का फायदा भी इस चीज का होगा। लेकिन बॉलिंग यूनिट पे आना चाहूंगा कि कल मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि वन ऑफ दी बेस्ट अपना स्पिनर्स उनके पास मौजूद नहीं है। श्रीलंका के वो इंजर्ड हो चुके हैं, टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हैं इस वक्त। लेकिन वेलालागे ने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई, उसने शायद 4 ओवर में 17 रन दिए थे खाली और 2 से 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा माउंट करके रखा है स्पिनर्स ने। जैसे कल भी वेस्ट इंडीज़ वाला मैच था, उसमें इंग्लैंड ने ज़्यादा मार खाई है स्पिनर्स के खिलाफ। स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर में इंग्लैंड को रखा है। यहाँ पर भी एक चीज़ अच्छी लगी कि स्पिनर्स ने डोमिनेट किया बीच में। लेकिन अच्छी चीज़ फिर मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट ये 20 टीम्स का वर्ल्ड कप चल रहा है। कम से कम जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं, अब समझ आती है कि अगर आप इनको ज़्यादा मौका देते हो, अगर ज़्यादा बड़ी सीरीज़ खेलते हैं, ये टफ टाइम अपने दिन पे दे सकते हैं। लेकिन कल तो ओमान टफ टाइम भी नहीं दे सकी, क्लोज भी नहीं ला सकी मैच को, 105 रन के बड़े मार्जिन से आ रही है। देखिए, मैंने फिर आपको कहा ना कि ये है कि अगर आप जाके एशिया कप देखते हो या राइजिंग स्टार्स देखते हो, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। आप उनके बेशक उठा के आप देख लें, वहाँ पर भी एक सबसे बड़ा मसला ओमान के अंदर क्या है, जब हम अपनी बात करते हैं ना, पाकिस्तान में जो एक इशू है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है, वहाँ पर भी इशू है प्लेयर्स के साथ। अगर आप देखें जो उनके लड़के फ्रीक्वेंट परफॉर्म करते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ इशूज चलते रहते हैं। लेकिन इस लेवल के ऊपर जाके जिस तरीके से ओमान ने इससे पहले परफॉर्म किया टूर्नामेंट्स के अंदर, बड़ा बड़ा टफ टाइम दिया है बड़ी टीम्स को। तो मुझे एटलीस्ट ये था कि शायद थोड़ा सा एक टफ टाइम होगा, लेकिन श्रीलंका आपको पता है मुश्किल टीम है, भाई हैं अपने, लेकिन हमने भी उनके साथ खेलना है, तो आसान नहीं होने वाला। असल तो हमारी नजर इसीलिए है ना हर टीम के ऊपर कि हमने भी इनके साथ आगे जाकर खेलना है, तो हम कहां पर स्टैंड करेंगे। अच्छा अजहर भाई, मैं ओवरऑल आपसे पूछूं, अभी तक जितनी भी टीम्स हैं सब अपने कोई एक मैच खेल चुका है, किसी ने 2-2 मैचेस खेल लिए हैं। आपको टॉप 4 टीमें कौन सी नजर आ रही हैं? अगर अभी तक की आप उनकी परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करें, श्रीलंका आपको कहीं ना कहीं टॉप 4 में जगह बनाती हुई नजर आ रही है?
देखिए, आप किसी भी टीम को जो है ना वो राइट ऑफ नहीं कर सकते। पहले तो सबसे पहले ये है कि आपने सुपर 8 में जाना है, इसमें ग्रुप्स में से जो है ना 8 टीमें जो आएंगी। देखें, वेस्ट इंडीज टीम जो है ना वो बड़ी डेंजरस है। उन्होंने पहले वर्ल्ड कप इंडिया में जीता हुआ है, और जिस तरह की हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है यस्टरडे, जिस फॉर्म में वो भी हैं, आप राइट ऑफ नहीं कर, जी बिल्कुल उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते आप। साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग वेल, जैसे हमने कल मैच में देखा कि देखें वही चीज़ है कि मार्जिन ऑफ एरा इस गेम में इतना छोटा होता है कि अगर आप देखें कि रबादा का 9 बॉल अगर वो ना होता तो गेम उसी वक्त ख़त्म हो चुका होता। उसके बाद जो है ना, जैसे आपने देखा कि वो 9 बॉल हुआ, फिर सुपर ओवर हुआ, फिर दूसरा सुपर ओवर हुआ। अब वो सुपर ओवर तक भी जाने की नौबत ही नहीं पड़नी थी अगर जो है ना प्लेयर में थोड़ी सी होती। फारूकी अगर वो रन 2 भाग लेते तो सुपर ओवर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। तो ये स्मॉल चीज़ें हैं कि जो आपको जो बड़े मौके में आप अंडर प्रेशर होते हैं, वो गलतियां आपसे होती हैं और आपकी टीम मैच हार सकती है। साउथ अफ्रीका इज़ डूइंग वेल, इंडिया इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम लोग हमें भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को वेयर डू यू सी पाकिस्तान, अजहर भाई? पाकिस्तान को कहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक चला ही जाएगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान कैन विन द वर्ल्ड कप एज वेल। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने, मैं यही सुनना चाह रही थी बेसिकली। बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिं, अभी आपका इंडिया से मैच है, इंडिया को मैच जीतते हैं, एक मैच और जीतते हैं तो आप 8 में आ जाते हैं, ठीक है, जो लास्ट 8 है। उसके बाद जो है ना आपका मैच किस टीम से आता है, तो आपको ऑन द डे आपके 2 से 3 लड़के परफॉर्म करते हैं तो आप जो है ना वो आ सकते हैं T20 फॉर्मेट में। इसी वजह से जो ऐसे जिन टीमों के पास ऐसे प्लेयर होते हैं जो डेंजरस होते हैं या मैच विनर होते हैं, वो टीमों को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरा, अभी खबर भी आ रही थी, आपने इंडिया की बात की है, तो उनके जो ओपनर हैं अभिषेक शर्मा, उनकी इंजरी की भी बात हो रही है कि वो आज वाला जो नामीबिया के साथ उनका मैच है उसमें तो कम से कम वो अवेलेबल नहीं है। अगर पाकिस्तान के मैच तक भी वो फिट नहीं होते हैं तो कितना पाकिस्तान इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है या इंडिया के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है अभिषेक का ना होना? देखिए, अभिषेक उनका बहुत अच्छा प्लेयर है, इम्पोर्टेंट प्लेयर है, और उसका जिस तरह का बैटिंग करने का स्टाइल है, एग्रेसिव है। जाहिर सी बात है अगर वो ज़्यादा टाइम पिच पे खड़ा होता है तो वो गेम आपसे लेके जा सकता है। लेकिन इंडिया की बैटिंग में अगर आप उनकी टीम देखें ना, तो उनकी बैटिंग में अगर वो अभिषेक शर्मा नहीं भी खेलते ना, उनकी बैटिंग वैसे ही बड़ी स्ट्रांग है। रिंकू सिंह हैं, उसके बाद जो है ना डूबे हैं, और ओपनर जो है उनमें है, तो वो आई थिंक कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक प्लेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी प्लेयर में बैटिंग में इतनी एबिलिटी है कि दूसरे प्लेयर भी वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें उनके खिलाफ जो है अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा विद द बॉल, विद द बैट, और हमें जो है ना सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमें सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, कल भी सेंसिबल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी एक टीम को, लेकिन उस तरह से हमें सेंसिबल क्रिकेट उनकी इस पूरे टूर्नामेंट में 2 मैचेस हुए वो नज़र नहीं आई। मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का जो मुकाबला था, इंग्लैंड से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और ज़ाहिर है इंग्लैंड के जिस तरह से वो T20 में अपना रोल प्ले करती हुई आई, लेकिन इस दफ़ा ओवैस हमें इंग्लैंड की टीम में वो स्पार्क नज़र नहीं आया। ठीक है, वो पहला मैच अपना जीते ज़रूर, लेकिन जितना क्लोज वो मैच चला गया था नेपाल के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा था कि नेपाल हार गया लेकिन इंग्लैंड जीता नहीं है उसमें। कल हैरी ब्रूक का मैं सुन भी रहा था, उन्होंने भी कहा कि नेपाल के आगे जो मैच हम जीते हैं अच्छा हुआ कि हम जीत के, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का मुश्किलात हमें सामना ज़रूर करना पड़ता। जब आप इंग्लैंड की बात करते हैं, खास करके मेरे जहन में आता है कि फ्लैट बॉइंट क्रिकेट जो वो खेलते हैं, लेकिन उनका इशू चल रहा है, चाहे वो डग आउट के अंदर हो, चाहे बैटिंग के अंदर आप कंसर्न देख लें। अभी भी अगर आप उठा के देखें, उनका ओपन बहुत ज़बरदस्त था इंग्लैंड का, जिस तरीके से ओपनिंग ने परफॉर्म किया। फिर नीचे आके मुझे थोड़ा सा टॉम बैटन की बात करना चाहूँगा। ज़ल्मी का खुद भी वो हिस्सा रहे हैं, अब नहीं है वो ज़ल्मी का हिस्सा, पहले वो रहे हैं। बहुत अच्छा एक प्लेयर है, उसने काउंटी सीरीज में परफॉर्म भी किया है, लीग्स भी खेलता है जाके। लेकिन जो इंग्लैंड उससे बेसिकली मिडल ऑर्डर के अंदर चाहता है, वो एज सच को स्पार्क मुझे अभी तक नजर नहीं आया। वो स्ट्रगल करते हुए नजर आया। मिडल ऑर्डर उनका सस्टेनेबल ज़्यादा आपको नजर नहीं आता इंग्लैंड को, जो कि पहले होता था जब स्टोक्स उनके पास मौजूद थे। आप दूसरे प्लेयर्स जो रोड की बात करें, जब उनके पास मौजूद थे तो वो एक सस्टेनेबिलिटी आपको नजर आती थी। वेरस बैटल की बात करें, आपके पास तगड़े लड़के मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आउटशाइन किया था वो स्पिनर्स ने किया है। क्योंकि जब आप वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स की बात करते हैं, आप मोती की बात करें, वो 3 विकेट्स, उसके अलावा आप चेस की बात करें, जब उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जब ये 5 स्पिनर्स ने आउट किए थे ना, तो वो प्रेशर इतना अमाउंट हो चुका था इंग्लैंड पे कि उसको काबू ही नहीं कर पाए। आप बैटिंग यूनिट में बात करें, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के नीचे जाके प्लेयर्स ने परफॉर्म किए, खास करके रुदरफोर्ड की बात आप करते हैं। रुदरफोर्ड एक ऐसा प्लेयर है जिसको हमेशा दुनिया क्रिकेट लीग्स तो उसको पिक करती है, लेकिन वेस्ट इंडीज में कभी कभी मैं फील करता हूँ कि शायद एक डार्क हॉर्स है जिस पे ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जब वो चलता है और खास करके जब उसको जरूरत होती है वेस्ट इंडीज टीम को, तो ये
अंडरडॉग्स हैं इस टूर्नामेंट में, आप इनको हल्का नहीं ले सकते। मुझे पता है कि इनका उन्होंने कल प्रूफ भी अप कर एंड डाउन बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स में रहा है वेस्ट इंडीज का, कि पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मुश्किल छोटी टीम ने भी कुछ इस दफा तो वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खतरनाक नजर आ रही है और बाकी सारी टीम्स को भी एक दफा देख लेना चाहिए। इंडिया भी खास तौर पर अलर्ट होगा और बाकी जो बड़ी दफा अलर्ट हो चुकी होंगी कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम इस बार फुल तैयारी के साथ आई है। इस पर हमने मजीद भी बात करनी है, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद बात हम कर रहे थे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान कल होने वाले मैच की, और क्या ही ज़बरदस्त नॉक खेली है वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह से परफॉर्म किया है। क्या 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 लग रहा है आपको अजहर भाई इनकी परफॉर्मेंस को देखकर? बड़ी टीम्स जो हैं, बल्कि सारी जो टीम्स हैं वो एक दफ़ा तो अलर्ट हो गई हैं कि वेस्ट इंडीज़ इस दफ़ा फुल फॉर्म में और फुल तैयारी के साथ आई है। देखिए, वेस्ट इंडीज को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते T20 फॉर्मेट में। उसकी वजह यह है कि उनके जितने भी प्लेयर हैं, पहले ब्रावो था, पोलार्ड था, ये सारे रसल थे, ये सब लोग जो है ना दुनिया भर की लीग खेलते हैं। और इसमें से भी ऐसे लोग हैं जो अभी IPL में खेल रहे हैं, रदरफोर्ड खेल रहे हैं, हेटमायर खेल रहे हैं, होल्डर खेल रहे हैं। ये सारे लोगों को एक्सपीरियंस है और जो इनकी पिचेस हैं वो वेरी सिमिलर टू जो अपना वेस्ट इंडीज की पिचेस हैं, वो बड़ी सिमिलर होती हैं इंडिया की पिचेस के साथ। तो आप इनको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप अब देखें कि इनमें जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मोती इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। चेस जो है वो साथ में ऑफ स्पिन की ऑप्शन उनके पास है। तो ये अगर कहीं पे लैग करते हैं तो अपनी बॉलिंग की वजह से लैग करते हैं। बैटिंग में कभी भी इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बॉलिंग की वजह से अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में उनके अकील हुसैन विद द न्यू बॉल जो भी स्पिनर हैं, उसके बाद उनके पास 3 स्पिनर हैं और उनकी होल्डर इज़ अ गुड बॉलर। तो उनकी आई थिंक सारे बॉक्सेस जो है ना वो टिक है और उनका जो कोच है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सब कॉन्टिनेंट का। और दूसरी तरफ अगर बिल्कुल ठीक है, आपसे ही बात करें वेस्ट इंडीज़ के बारे में, लेकिन व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंग्लैंड? इंग्लैंड तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी नज़र आ रही हैं, पहले हमने देखा नेपाल के साथ इतना क्लोज मैच चला गया और 4 रन ही बचे थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड बाल बचा, और फिर कल तो बिल्कुल ही हार ही गया वेस्ट इंडीज़ से और थोड़ा सा क्लोज भी नहीं हम कह सकते इस मैच को। तो क्या इंग्लैंड के साथ आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है? इंग्लैंड इस वक्त जो है ना, देखें आप उन एशेज से आए हैं, वो एशेज हार के आए हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनके प्लेयरों के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। अभी इंग्लैंड के पास जो प्लेयर्स हैं वो द मैच विनर्स, मतलब अगर उनकी बैटिंग आप देखें शुरू से तो उनमें काफ़ी सारे मैच विनर हैं। वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने एक पैटर्न पे क्रिकेट खेलनी है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और सम टाइम उनकी वजह से जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं जहाँ से उनका प्रेशर आता है। मेरे नज़दीक काफ़ी अरसे से ना इंग्लैंड का मसला ये है कि अगर आप देखें इंग्लैंड 200 भी करता है तो उनके खिलाफ अगर वो मैच जीतते भी हैं तो अदर टीमें जो है ना वो 190, 195 इस तरह का स्कोर करती हैं। उससे पहले भी जब मोगन भी थे तो वो आपको 200, 200, 250 रन कर देंगे, लेकिन वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री उनकी जो है ना वो कम होती है। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि अटेंशन टू डिटेल थोड़ी सी कम है उनकी बॉलिंग लाइनअप में। उनको ये है कि यार इसमें 200 रन हुए हैं तो हमें भी 190 हो जाएगा, लेकिन उसके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, जिनकी एग्जीक्यूशन बेहतर है। जैसे सैम करन की आप अगर बात करें, ठीक है, उनकी एग्जीक्यूशन बेहतर है, लेकिन बाकी बॉलर जो है ना वो इन एक्सपीरियंस कहूँगा मैं। जेमी ओवर्टन है, जेमी ओवर्टन भी वो हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं, पेस ऑफ जो है ना उनको थोड़ी सी वेरिएशन उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आर्चर हैं जैसे, अब देखें आर्चर जैसे बॉलर को अगर जिस तरह वहाँ पे इतनी आसानी से हिटें लग रही हैं तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग कि उनकी जो, या तो आप देखें कि वो शॉर्ट बॉल करते हैं उसके बाद जो है या बिल्कुल मुंह में गिर जाता है। आई थिंक कि उनको लेंथ में, क्योंकि इंजरी के बाद से जब वो वापस आए हैं ना तो उनकी वो वाली लेंथ नहीं है जो 6 मीटर से 8 मीटर की लेंथ होती है। वहाँ पे जब वो बॉल मारते हैं तो वो बड़ी मुश्किल थी, तो वो उसकी वजह से जो है उनको है, और वो आदिल रशीद के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। और जो प्लेयर्स हैं, जो अगर आप देखें सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर, वो आदिल रशीद के खिलाफ थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो इस वजह से उनको जो है थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। कल भी हमने देखा आदिल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उनके खिलाफ, तो वो अगर नहीं करते, और साथ में स्पिन ऑप्शन में ना उनके पास कोई इतनी वैरायटी नहीं है।
तो थोड़ा सा वहाँ पे सर I जोड़ think के बैठना पड़ेगा इंग्लैंड को और उनकी मैनेजमेंट को कि क्या कर सकते हैं मजीद, क्योंकि आगे भी मैचेस उनके होने वाले हैं। तो फिर उन मैचेस में क्या होगा, क्या वही जो वेस्ट इंडीज़ के साथ इंग्लैंड का हाल हुआ है वही हम आगे एक्सपेक्ट करें, या फिर अनप्रिडिक्टेबल हम इंग्लैंड की टीम को कह सकते हैं आगे कमबैक भी कर सकती है, ये तो देखना बाकी होगा। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। अजहर भाई आपका शुक्रिया, ओवैस आपका शुक्रिया प्रोग्राम को मुझे करना है। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।